नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घग्गर नदी के बारे में। तो घग्गर नदी जो कि अंतःप्रवाह की नदियां हैं। अंतःप्रवाह का मतलब जो कि हमारे राज्य के अंदर ही बहती हुई विलुप्त हो जाती हैं और उनका पानी जो है कहीं और जा कर के नहीं गिरता है। हमारे राज्य के अंदर ही अंदर गिरती हैं, बहती हैं और उनका पानी जो है अब फ़िलहाल जो है सूख भी गया है। जैसे कि घग्गर नदी का पानी फ़िलहाल सूख गया है। ये अंतःप्रवाह की नदी हैं। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है, तो ये राजस्थान के अंदर ही अंदर बह रही हैं और वहीं जा कर के विलुप्त हो रही हैं। ना तो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, ना ही ये जा कर के अरब सागर में मिलती हैं। तो इनको हम अंतःप्रवाह की नदियाँ बोलते हैं। जैसे कि पहली बात करते हैं हम घग्गर नदी की। तो घग्गर नदी जो है ये कालका की पहाड़ी से निकलती तो है हिमाचल प्रदेश से, लेकिन आपको बता देता हूँ घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों में बहती हुई राजस्थान में सबसे पहले हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है, उत्तरी राजस्थान से। और टिब्बी तहसील जो है हनुमानगढ़ की, वहाँ के निकट से हनुमानगढ़ में प्रवेश कर जाती है और गंगानगर जिले में बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में फोर्ट अब्बास के निकट ये विलुप्त हो जाती है। तो मैं आपको एक बार मैप में बता देता हूँ इसकी पोजीशन कहाँ से है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये राजस्थान का मैप मैंने आपको बना दिया है। तो यहाँ पर ये ऊपर जो है गंगानगर है इधर साइड वाला, और इधर में जो है हनुमानगढ़ है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। जी का मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया गंगानगर और एच का मतलब लिख दिया मैंने हनुमानगढ़। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हनुमानगढ़ कौन सा है और गंगानगर कौन सा है। तो यहाँ पर जो है ये सबसे पहले हनुमानगढ़ के जो है टिब्बी तहसील से प्रवेश कर जाती है और टिब्बी तहसील से यहाँ पर प्रवेश करने के पश्चात गंगानगर जाती है और गंगानगर से निकलने के पश्चात इधर पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान में जा कर के फोर्ट अब्बास पहुँच जाती है और वहाँ जा कर के ये नदी जो है विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ फोर्ट अब्बास में जो है विलुप्त हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ियों से आ रही है और पंजाब हरियाणा होती हुई जो है ये बह रही है। तो ऊपर जो है यहाँ पर कालका की पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश में, उससे आगे यहाँ पर पंजाब है, पंजाब में ये बहती है, पंजाब से बहती हुई फिर लास्ट में जो है यहाँ पर हरियाणा में भी ये बहती है। यहाँ पर नीचे हरियाणा है तो हरियाणा में भी बहती है, पंजाब हरियाणा, और जो है ये पाकिस्तान तक पहुँच रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसकी पोजीशन। तो ये कालका की पहाड़ी से निकल रही है, कालका की पहाड़ी के पश्चात जो है यहाँ पर पंजाब में पहुँचती है, फिर हरियाणा से बहती हुई जो है ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के निकट ये प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है और गंगानगर जिले में बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में जो है ये फोर्ट अब्बास जो है बहावलपुर में, उस फोर्ट अब्बास स्थान के निकट ये विलुप्त हो जाती है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कालका की पहाड़ी जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश से कालका की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है। और ये घग्गर नदी जो है राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, सबसे पहले ये हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है, टिब्बी। उसके बाद ये विलुप्त कहाँ पर होती है, ये पाकिस्तान में होती है, बहावलपुर जिले में फोर्ट अब्बास में। कहाँ पर विलुप्त होती है, फोर्ट अब्बास में जा करके विलुप्त हो जाती है। तो ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। और पूछी जा सकती है कि घग्गर नदी जो है ये अंतःप्रवाह की नदी है या नहीं। तो आपको ध्यान रखना है जितनी भी अंतःप्रवाह की नदियाँ हैं ये सभी आपको याद रखनी है, और जो भी बंगाल की खाड़ी की हैं वो भी याद रखनी है, और जो अरब सागर की हैं वो भी याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसको, पाकिस्तान में इसे हकरा नदी अथवा वाहिद नदी के नाम से जानते हैं। तो इसको वाहिद नदी के नाम से भी जानते हैं, पाकिस्तान में इसको वाहिद बोलते हैं, वाहिद नदी, ठीक है। या फिर हकरा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पाकिस्तान में इसको हकरा नदी भी कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, उपनाम इसके पूछे जाते हैं कई बार, वाहिद नदी या हकरा नदी के नाम से। किस नदी को जानते हैं, घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा नदी अथवा वाहिद नदी के नाम से जानते हैं। घग्गर नदी प्राचीन जो है सरस्वती नदी के मार्ग में बहती है। जो पहले सरस्वती नदी जिस जगह पर बहती थी उसी जगह में ये बह रही है। पहले ये सरस्वती नदी थी जो हनुमानगढ़ होकर के बह रही थी, लेकिन उसी सरस्वती नदी के इस एरिया में ही ये बह रही है, यहीं से होकर के घग्गर नदी बह रही है। तो इस वजह से जो है ये सरस्वती नदी के मार्ग में बह रही है। इस वजह से इसको कहते हैं कि ये सरस्वती नदी के पेटे में बहती है। पेटे का मतलब उसके ही मार्ग में बहती है। और
वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में घग्गर नदी विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि इसमें पानी जो है सूख गया है। तो इसलिए इस घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो सरस्वती नदी थी उसका पानी सूख गया था। और फिलहाल आप देखोगे घग्गर नदी जो कि सरस्वती नदी के मार्ग में ही बहती है, अब उस नदी को हम मृत नदी इसलिए ही कहते हैं क्योंकि उसका पानी जो है ख़त्म हो गया है, उसमें जो है पानी नहीं है। तो इस वजह से घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये पूछा गया है कई बार कि मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। घग्गर नदी के पाट, पाट का मतलब नदी का मार्ग, उस नदी के मार्ग में हनुमानगढ़ जिले में नाली इसको हम कहते हैं। हनुमानगढ़ में इसके जो नदी का पार्ट है उसको क्या कहते हैं, नाली के नाम से जाना जाता है। जो नदी का ये पार्ट है इसको हम क्या कह देते हैं, इसे हम नाली के नाम से जानते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये नदी का पार्ट क्या कहलाता है। पार्ट, पार्ट नहीं है, ये पार्ट है। पार्ट, पार्ट का मतलब होता है नदी जिसमें बह रही है, जिस मार्ग में, उसे हनुमानगढ़ में नाली बोलते हैं उस पार्ट पार्ट को। तो घग्गर नदी का जो पार्ट है हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया है कई बार। घग्गर नदी के किनारे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो घग्गर नदी के किनारे पर हम बात करें तो एक प्राचीन सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यता, जहाँ पर तांबे के औजार मिले हैं, और जिसे हम कालीबंगा सभ्यता भी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताएं अलग हैं और कालीबंगा सभ्यता अलग है, जहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये ताम्रयुगीन सभ्यताएं और कालीबंगा सभ्यता के अवशेष जो हैं हमको ये कहाँ प्राप्त हुए हैं, घग्गर नदी के किनारे पर हमको प्राप्त हुए हैं। दूसरी नदी हम बात करते हैं साबी नदी। तो ये साबी नदी जो है ये भी अंत प्रवाह की नदी है, और ये जयपुर में साबी सेब के नाम से इसको हम जानते हैं। तो सभी सेब के नाम से भी इसको जयपुर में जो है जाना जाता है, सभी सेब। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जयपुर में सभी सेब के नाम से भी जानते हैं इसको, साबी नदी ना कह करके कई जगहों पर सभी सेब भी कह देते हैं इसको। उद्गम स्थल इसका सेवर की पहाड़ी जो जयपुर में है, वहाँ से ये साबी नदी, साबी से याद आना चाहिए सेवर की पहाड़ी, साबी मतलब सेवर की पहाड़ी से नदी निकलती है जयपुर में। यह नदी फिर जयपुर से अलवर जाती है, अलवर बहती हुई रेवाड़ी जिलों में, रेवाड़ी जो है वहाँ बहती हुई जो है अंत में गुड़गांव जिले के जो है पटौदी कस्बे के निकट ये जो है विलुप्त हो जाती है। तो ये गुड़गांव तक जाती है। ठीक है, दिल्ली के पास जो गुड़गांव है वहाँ तक ये जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रेवाड़ी में भी बहती है। तो ये अलवर से जो है आगे रेवाड़ी में जाती है, तो हरियाणा तक ये जा रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जयपुर से निकलती है सेवर की पहाड़ियों से, फिर अलवर रेवाड़ी बहती हुई जो है गुड़गांव तक पहुँच जाती है। गुड़गांव में जो पटौदी है वहाँ पटौदी तहसील कस्बे तक ये पहुँच जाती है। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ जाना चाहिए, साबी नदी कहाँ से निकलती है, जयपुर से निकलती है सेवर की पहाड़ियों से, और विलुप्त होती है गुड़गांव में जा करके। तो इसका उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कहाँ से निकलती है, सेवर की पहाड़ी जयपुर से। और साबी नदी कैसी है, अंत प्रवाह की नदी है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये रूपारेल नदी। ये रूपारेल नदी जो है ये भी अंत प्रवाह की नदी है। अंत प्रवाह का मतलब जिसका पानी जो है सूख गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो किसी ना तो अरब सागर में मिलती है ना ही बंगाल खाड़ी में, उन्हें हम अंत प्रवाह की नदी कहते हैं। जैसे कि बात करता हूँ मैं उदयनाथ की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी निकलती है। रूपारेल ये नदी दोस्तों, ये हमारे जो पहाड़ी तहसील है भरतपुर में, वहाँ जा कर के ये विलुप्त होती है। लेकिन सीकरी के पास ही इसका पानी खत्म हो गया है, इस वजह से अब कहते हैं कि सीकरी कस्बे के निकट ये विलुप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे जो है गांव में जाकर के विलुप्त होती है रूपारेल नदी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो उदयनाथ की पहाड़ियाँ जो हैं सरिस्का से निकलती है, अलवर ज़िले से। ठीक है, सरिस्का अलवर में जो है वहाँ उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से रूपारेल नदी निकलती है। और यह नदी अलवर ज़िले में बहती हुई भरतपुर ज़िले के सीकरी कस्बे के निकट, सीकरी हमारे गांव के पास ही है, वहाँ जा कर के रूपारेल नदी विलुप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रूपारेल नदी जो है उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, सरिस्का अलवर से, और ये अलवर ज़िले में बहती हुई भरतपुर ज़िले में प्रवेश करती है, और सीकरी कस्बा जो है वहाँ जा कर के विलुप्त हो जाती है। इसके बाद अगली नदी है यहाँ पर कांतली नदी, जो कि खंडेला की पहाड़ी जो है सीकर में, ये वहाँ से निकल रही है, और यह नदी सीकर और झुंझुनू जिलों में बहती है। खंडेला की पहाड़ी जो है ये सीकर में है।
तो सीकर और झुंझुनू जिलों में ये नदी कांतली नदी बहती है। और कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तोराबाटी कहा जाता है। तो सीकर जो झुंझुनू क्षेत्र है वहाँ पर तोराबाटी इसके बहाव को कहते हैं। कांतली नदी के बहाव को, जब इसमें पानी बहता है और बहाव अच्छा है तो इस वजह से इसको वहाँ पर तोराबाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस कांतली नदी के किनारे पर सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं सीकर में, वो कांतली नदी के किनारे पर ही प्राप्त हुए हैं। तो ये गणेश्वर जो है एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है। तो यहाँ पर जो है ताम्रयुगीन सभ्यताओं के जो है अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कांतली नदी जो है ये सीकर और सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों में बहती है। कांतली नदी जो है इसके बहाव को क्या कहते हैं, तोराबाटी कहा जाता है। और इसके किनारे पर गणेश्वर सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में सबसे जो पूर्ण रूप से राजस्थान में ही बहती है वो है ये कांतली नदी। मतलब राजस्थान के अंदर केवल यही बह रही है, सीकर और झुंझुनू दो जिलों में बह रही है। तो आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी है, कांतली नदी है। तो आप सबको ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये है कांतली नदी, जो कि खंडेला की पहाड़ियों से सीकर से निकल रही है। अगली हम बात करते हैं, पांचवी नदी है कांकणी नदी। ये कांकणी नदी जो है इसका मूल नाम है कांकणे, इसको हम कांकणे के नाम से जानते हैं। फिर कांकणी नदी भी इसको बोला जाता है। और उद्गम इसका कोठारी गांव से होता है, जो कि जैसलमेर जिले में है। तो जैसलमेर के कोठारी गांव से कांकणी या कांकणे नदी का उद्गम होता है। यह नदी जैसलमेर जिले में बहती हुई भुज झील में अपना पानी ये गिरा देती है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो आप देखोगे मैप में, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जैसलमेर है। तो ये जैसलमेर के यहाँ पर कोठारी गांव से निकल रही है। कोठारी गांव से निकल करके जैसलमेर में जो भुज झील है उसमें अपना ये पानी जा करके गिरा देती है। तो यहाँ पर ये भुज झील से निकल करके भुज झील में जो है ये अपना पानी, ये भुज झील है तो इस भुज झील में ये अपना पानी जा करके गिरा रही है। ये कोठारी गांव से निकल रही है, इधर से आप देखोगे जैसलमेर में कोठारी गांव से निकल करके इस भुज झील में जा करके अपना पानी गिरा रही है। स्थानीय लोग इसे मसूरदी के नाम से भी जानते हैं। तो जैसलमेर में वहाँ के लोग इसको क्या बोलते हैं, मसूरदी नदी बोलते हैं, मसूरदी। कांकनी नदी की बात करूं तो कांकनी नदी के किनारे पर ही राजकुमारी मूमल की मेढ़ी बनी हुई है। तो मूमल की जो मेढ़ी बनी हुई है, मेढ़ी, ये कांकनी नदी के किनारे पर बनी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजकुमारी मूमल की मेढ़ी कहाँ पर बनी हुई है। राजकुमारी मूमल की जो बेड़ी बनी हुई है वो कांकनी नदी के किनारे पर ही बनी हुई है। बेड़ी का मतलब वहाँ पर उसकी जो मूर्ति वगैरह बनी हुई है राजकुमारी मूमल की, वो इसी नदी के किनारे पर बनी हुई है। तो ये कांकणी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कांकणे जो कि जैसलमेर में है, जैसलमेर में अंतर प्रवाह की नदी है जो कि जैसलमेर में ही बह रही है। वहाँ से निकल रही है कोठारी गांव से, आगे जाकर के भुज झील में अपना पानी गिरा रही है वहाँ की वहीं। और मसूरदी नदी के नाम से इसको जैसलमेर में हम जान रहे हैं। और इसके किनारे पर राजकुमारी मूमल जो है, आपने सुना होगा मूमल की कहानी, मूमल महेंद्रा, इनकी कहानी सुना होगा आपने। तो वही मूमल है, इस मूमल की मेढ़ी इसी कांकणी नदी के किनारे पर बनी हुई है। तो यहाँ पर ट्रिक भी लिख रखी है मैंने, मसूर कांकनी नदी जैसलमेर में जाकर के भुज जाती है। मसूर का मतलब मसूरदी, कांकनी नदी को मसूरदी बोलते हैं, जैसलमेर में जाकर के भुज झील में गिर जाती है। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हो, लेकिन ट्रिकों की बजाय मेरे हिसाब से आप सीधा इनको याद रखें, ट्रिकों को याद करने की कोशिश ना करें। अब मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट्स डाल रखे हैं। ये फैक्ट आपको सीधे सीधे याद करने हैं क्योंकि इनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। फर्स्ट तथ्य की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है। चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। तो ये सीधा याद रखना है आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है, तो वो है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिला। दूसरी मैं बात करता हूँ बीकानेर और चूरू की। तो बीकानेर और चूरू ये दो जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है। बीकानेर और चूरू दो जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान के कौन से दो जिलों में नदियाँ
नहीं है। तो बीकानेर और चूरू ये 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है। अगला पॉइंट है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग। तो संभागों की बात कर रहा हूँ, 7 संभाग है राजस्थान में, मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिए हैं 7 संभाग। तो 7 संभाग जो हैं, उन 7 संभागों में से ये कोटा संभाग जो है, इसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। तो संभागों की बात करें, संभाग का मतलब एक संभाग में कई जिले आते हैं। तो उस पूरे संभागों की बात करूँ मैं, 7 संभागों की, उन 7 संभागों में कोटा जिला जो है ये सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग है। ठीक है, लेकिन सब जिले की बात करूँ मैं, सर्वाधिक नदियों वाला जिला वो चित्तौड़गढ़ जिला है। संभाग की बात करूँ तो संभाग है कोटा संभाग। आगे आप देखोगे, और जो है यहाँ पर देखें आप, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा हो गया, और सबसे कम नदियों वाला संभाग है बीकानेर संभाग। सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा था? कोटा। और सबसे कम नदियों वाला संभाग है बीकानेर संभाग। आगे आप देखोगे यहाँ पर, राजस्थान का उदयपुर संभाग में निकलने वाली नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में अपना पानी गिराती हैं। तो उदयपुर संभाग से जो नदियाँ निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में भी जाकर के अपना पानी गिरा रही है और अरब सागर में जाकर भी अपना पानी गिराती हैं। तो ये याद रखना है आपको उदयपुर संभाग के बारे में कि उदयपुर संभाग की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में भी अपना पानी जाकर के गिरा रही हैं कुछ नदियाँ, और कुछ जो है अरब सागर में भी अपना पानी गिराती हैं। अगला पॉइंट आप देखोगे, राजस्थान में वैदिक काल में सरस्वती, जिसे हम द्रप द्रिप द्रति तो द्रिप द्रति नदियाँ बहती थी। तो बात करूं मैं राजस्थान की, तो वैदिक काल में जो है द्रप द्रति और सरस्वती नदियाँ बहती थी राजस्थान में। जब वेदों की टाइम की मैं बात करूं, वैदिक काल की, तो उस टाइम जो है जब वेदों की रचना हुई थी, तो उस टाइम सरस्वती और द्रप्द्रति नदियाँ जो है राजस्थान में बहती थी, जो कि अब वर्तमान में विलुप्त हो चुकी हैं। क्योंकि सरस्वती नदी के मार्ग में तो वर्तमान में जैसे घग्गर नदी कहते हैं वो बह रही है। तो ये पहले बहती थी राजस्थान में, लेकिन अब ये विलुप्त हैं, इनकी जगह पर और नदियाँ बहने लग गई। ठीक है, तो इनको पहले जो है वैदिक काल में माना जाता था कि सरस्वती और द्रप्द्रति नदियाँ राजस्थान में बहती थी, जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुकी हैं। प्राचीन सरस्वती नदी के मार्ग की खोज करने के लिए ओएनजीसी जो है ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसको हम बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन द्वारा प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया गया। ये एक संस्था है, ये ओएनजीसी एक संस्था है। उस संस्था के द्वारा एक प्रोजेक्ट सरस्वती नाम का एक अभियान चलाया गया। इस अभियान में जो है ये सरस्वती नदी के मार्ग को खोजा गया था। सरस्वती नदी के मार्ग की खोज करने के लिए कि कहाँ पर सरस्वती नदी पहले बहती थी, उस जगह की खोज के लिए ओएनजीसी नाम की संस्था ने एक प्रोजेक्ट सरस्वती नाम का अभियान चलाया था। आगे यहाँ पर देखोगे, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की 6 नदियाँ जो है यहाँ पर आप देखोगे, 6 नदियों को आपस में जोड़ करके उनके अतिरिक्त पानी को बीसलपुर बांध, जो कि टोंक जिले में है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, बीसलपुर बांध, यहाँ पर ये बीसलपुर लिखा हुआ है, ऊपर मैंने टोंक लिख दिया यहाँ पर तीर का निशान लगा करके, मतलब बीसलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक जिले में है। तो ये बीसलपुर, यहाँ पर ये पुर जो था उसको आगे भी लिख दिया है मैंने। तो बीसलपुर बांध में पहुँचाए जाने की योजना है। तो जो है राजस्थान सरकार ने जो कुछ 6 नदियाँ हैं उनके पानी को बीसलपुर बांध में पहुँचाने के लिए योजना लाई है। राजस्थान सरकार जो है 6 नदियों के जो पानी है उसको एक बांध बना करके बीसलपुर बांध जो है उस बांध में पानी को लाया जा रहा है। जैसे कि चंबल नदी, बामनी, मेज, भीमलत नदी, ये ध्यान रखना, भीमलत नदी, भीमलत, ईरू, मांगली, तो ये नदियां हैं कुछ जिनका पानी जो है बीसलपुर बांध में लाया गया है। चंबल नदी का, बामनी नदी का, मेज नदी का, भीमलत नदी का, ईरू नदी का और मांगली नदी का, इन 6 नदियों का पानी जो है ये बीसलपुर बांध जो है टोंक जिले में वहाँ पर लाया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मांगली नदी एक ऐसी नदी है जिसके ऊपर बूंदी जिले में एक भीमलत बांध बना हुआ है। भीमताल नहीं है ये, यहाँ पर भीमलत है, ये गलत लिखा हुआ है, भीमलत। तो मांगली नदी जो है उस पर भीमताल भी बोल देते हैं इसको कई बार हम, लेकिन ये भीमलत बांध के नाम से जाना जाता है, भीमलत।
ठीक है, भीमताल भी लिखा हुआ है इसमें, लेकिन कई किताबों में भीमलत लिखा हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मांगली नदी के ऊपर बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात बना हुआ है, भीमताल या भीमलत जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, भीम ने बूंदी मांगली, तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि बूंदी जिले में मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है, तो भीम ने बूंदी मांगली। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान में कौन कौन सी नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती हैं। त्रिवेणी संगम का मतलब जैसे एक नदी इधर से आई, एक इधर से आई या फिर एक इधर से आई, तीनों नदियाँ एक जगह पर मिल रही हैं यहाँ पर, तो इस स्थान को बोलेंगे हम त्रिवेणी संगम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे हम कहते हैं त्रिवेणी। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी जगह पर जाकर के तीनों नदियाँ मिल रही हैं, तीनों नदियाँ, तो इसको हम त्रिवेणी संगम बोलेंगे उस स्थान को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको पहला मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये इधर वाली मान लो माही नदी है, और ऊपर से जो है जाखम नदी आती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जाखम नदी। इधर से जो है सोम नदी, तो ये नदियाँ जो है एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं बेनेश्वर नाम के स्थान पर, डूंगरपुर में। नवाटापुरा गांव पड़ता है यहाँ पर बेनेश्वर में, उस नवाटापुरा गांव में जाकर के ये जो है अपने तीनों नदियाँ जो हैं मिल जाती हैं, इसे हम बोलते हैं त्रिवेणी संगम। तो ये बेनेश्वर धाम जो है डूंगरपुर का, और बेनेश्वर धाम में जाकर के मिल रही है, तो ये त्रिवेणी संगम बन जाता है। तो एक पहला त्रिवेणी संगम मैंने आपको बता दिया है, ये कहाँ बन रहा है, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में, तीन नदियों का है, सोम माही जाखम। माँ सोजा याद रख सकते हो आप इसकी ट्रिक, माँ सोजा, माँ सोजा, माँ का मतलब जो है यहाँ पर माही, सो का मतलब सोम, और जा का मतलब जाखम। तो तीन नदियों का एक संगम तो मैंने आपको बता दिया, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में, सोम माही जाखम का। एक संगम आप याद रख सकते हो रामेश्वरम सवाई माधोपुर में, चंबल बनास और सीप, इन तीन नदियों का है। इधर से मैंने आपको बनास नदी खूब बढ़िया तरह से पढ़ाई है, खमनौर राजसमंद से निकल रही थी, इधर से जो है चंबल नदी जा रही थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इधर से तो जा रही है बनास नदी हो गई, इधर वाली बनास हो गई, नीचे से जो ऊपर की तरफ जा रही है ये हो गई चंबल नदी, चंबल। और इस जगह पर एक नदी और आकर के मिल जाती है इसमें, जिसे हम बोलते हैं सीप नदी। तो इन तीन नदियों का संगम जो है ये इस जगह पर हो रहा है, इस स्थान को बोलते हैं हम रामेश्वरम, जो कि सवाई माधोपुर जिले में है, रामेश्वरम। ठीक है, तो रामेश्वरम, ये रामेश्वर नहीं है, रामेश्वरम स्थान है सवाई माधोपुर में, तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हो। तो रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल बनास और सीप, यहाँ पर तीन नदियों का जो है संगम हो रहा है। तो ये पूछा जाता है कि रामेश्वरम में कौन कौन सी तीन नदियों का संगम होता है, चंबल बनास और सीप का, ये आपको याद रखना है। तीसरा है यहाँ पर बीगोद गांव में, जो कि मांडलगढ़ तहसील में पड़ता है, भीलवाड़ा में। ठीक है, और वहाँ पर बनास नदी, बेडच नदी और मैनाल नदी, इन तीनों नदियों का संगम हो रहा था। तो मैंने आपको पहले भी ये पढ़ाया था, ये बनास नदी खमनौर से निकल रही थी, और इधर से जो है यहाँ पर आपको पता है कि ये बेडच नदी भी मिल रही थी इस बनास में, और जो है यहाँ पर आपको पता है कि इसमें जो है मैनाल नदी भी इधर से आकर के मिल रही थी इसमें। तो इन तीनों का त्रिवेणी संगम हो रहा था, इधर से जो है मैनाल भी आ रही थी, और इधर से जो है यहाँ पर बेडच नदी जा कर के मिल रही थी, और ऊपर तो बनास जो है ये चली रही थी। तो बनास नदी हो गई, ये तीन नदियाँ बह रही थी। तो इस त्रिवेणी स्थान जो है ये यहाँ पर बीगोद गांव है, तो इस बीगोद गांव में जा कर के ये मिल रही थी। तो ये बीगोद गांव जो है, इस बीगोद गांव में जा कर के तीनों नदियाँ मिल गई, तो एक त्रिवेणी संगम ये बन गया। तो ये आपको याद रखना है, बीगोद गांव मांडरगढ़ तहसील भीलवाड़ा में है, जहाँ बनास, बेडच और मैनाल, इन तीन नदियों का संगम होता है। तो ये ट्रिक मैंने लिख रखी है, इन ट्रिकों को ना याद रख के आप सीधा इनको याद रखें नदियों को, क्योंकि ट्रिकों को आप भूल जाओगे, इनके चक्कर में नहीं पड़े। तो तीन राजस्थान में मैंने आपको त्रिवेणी संगम बताए, पहला बेनेश्वरम डूंगरपुर में सोम माई जाखम का, दूसरा मैंने बताया रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल बनास और सीप का, तीसरा मैंने बताया बीगोद गांव में मांडलगढ़ तहसील भीलवाड़ा में बनास, बेडच और मैनाल का। तो ये तीन राजस्थान में मैंने आपको त्रिवेणी संगम बताए, जहाँ पर जो है तीन तीन नदियाँ हैं, तीन तीन नदियों से ही त्रिवेणी संगम बन रहा है यहाँ पर। तो ये आज आपका जो है नदियों का चैप्टर पूर्ण रूप से मैंने कंप्लीट करा दिया है, और आपको जो है कुछ शहर भी मैं बता रहा हूँ जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोटा शहर जो है चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बनास नहीं है यहाँ पर, बनास को काट लें। कोटा शहर जो है ये चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सीधा आपको याद रखना है, कोटा किस नदी के किनारे पर है, चंबल। दूसरा है टोंक,
टोंक जिला जो है ये बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोंक जो है बनास नदी, बेडच नहीं है, बनास नदी। टोंक नदी जो है ये टोंक जिला जो है ये बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिला जो है ये बेडच नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ जो है ये बेडच नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उदयपुर जिला जो है ये आयड़ नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पाली जिला जो है ये बांडी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, और सुमेरपुर पाली की बात करूँ, सुमेरपुर जो पाली का स्थान है ये जवाई नदी के किनारे पर जो है ये बसा हुआ है। सुमेर जवान हो गया, ऐसे याद रख सकते हो आप। सुमेरपुर जो है ये जवाई नदी के किनारे पर है। झालावाड़ जो है ये काली सिंध नदी के किनारे पर है। झालावाड़ कहाँ पर है? काली सिंध नदी के किनारे पर। बालोतरा जो बाड़मेर का है ये लूणी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लूणी नदी के किनारे पर बालोतरा जो है ये लूणी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बालोतरा कहाँ पर है? बाड़मेर में ये स्थान। भटनेर की मैं बात करूं तो भटनेर जो है ये हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है, क्योंकि घग्गर नदी बहती है हनुमानगढ़ से, तो घग्गर नदी के किनारे पर ही बसे होंगे ये भटनेर वगैरह। आसिंद भीलवाड़ा का जो स्थान है ये खारी नदी के किनारे पर बसा हुआ, क्योंकि खारी नदी वहाँ से बह रही है तो उसके किनारे पर ही बसे हुए हैं ये सभी। आसिंद भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे पर है। तो ये आपको याद हो गए होंगे, इनको आपको याद करना है, लर्न करना है आप सभी को। कोटा चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। टोंक जो है आपको पता होना चाहिए, बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चित्तौड़गढ़ बेडच नदी के किनारे पर। उदयपुर आयड़ नदी के किनारे पर। पाली जो है बांडी नदी के किनारे पर। सुमेरपुर जो है ये जवाई नदी के किनारे पर। झालावाड़ काली सिंध नदी झालावाड़ से ही बह रही है, तो वहाँ पर झालावाड़ जो जिला है वो काली सिंध नदी के किनारे पर है। बालोतरा जो बाड़मेर का है वो लूणी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। भटनेर हनुमानगढ़ का एक घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आसिंद भीलवाड़ा जो है खारी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो दोस्तों ये नदी चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है पूर्ण रूप से। इसके बाद राजस्थान की झीलों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको जो है ये पूरी तरह से इस नोट्स को जो है याद कर लेना है। पहले वीडियोस देखनी है पूरी, उसके बाद इस नोट्स को जो है अच्छे ढंग से लर्न करना है, याद करना है, सीखना है। और जो है फिर आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि आप जब तक वीडियो को देख के नोट्स पढ़ के फिर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। आपको पहले जो है वीडियो देखनी है, फिर नोट्स को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको किसी मॉडल पेपर से या फिर जो है आप किसी जीके की कोई प्रैक्टिस सेट ले आए जिसमें जीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो, तो नदियों के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद मैं जो है आशा करूँगा कि आपको ये सभी क्वेश्चंस लगभग जो है आपको 95 से ऊपर % के क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीटली जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।